नमस्कार साथियों। रोज की तरह बज गए हैं सुबह के 7 और मैं आप सबके बीच में हाजिर हूं। सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। जर्मनी के नाजी डॉक्टरों ने इस व्यक्ति पर एक बहुत ही वाहियात एक्सपेरिमेंट किया। इसे कई दिनों तक जो है समुद्र का पानी पिलाया। इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, बस समुद्र का पानी पिलाया। इसी तरह से आप ये दूसरी इमेज देखिए। आप इसमें एक बहुत बड़ी टंकी आप देख पा रहे होंगे और ये दो जर्मनी के नाजी डॉक्टर हैं और एक शख्स जो है इसको इस टंकी के अंदर डुबाया गया है, यानी कि बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 15 घंटे के आसपास इसको बर्फ में जो है एक तरह से बर्फ के पानी में डुबाया गया था। साइड में पूरी बर्फ लगी हुई है और उसके बाद इसको वहां से उठाया जाता है और गर्म खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बड़े पैमाने पर किए गए थे। ये इस एक्सपेरिमेंट करने वाली डॉक्टर्स की टीम का मुखिया था, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। आगे चलकर इसके साथ क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्हीं दिनों की बात है। ये सबसे पहले जो डार्क रेड कलर में आपको छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये जो है युद्ध से पहले का जर्मनी था। इसके बाद जो हिटलर वहाँ का तानाशाह बनता है 1933 में और उसके बाद 39 से 45 तक हमारा वर्ल्ड वॉर चलता है। तो जब हिटलर सबसे पहले ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिलाता है, उसके बाद पोलैंड पर अटैक करता है, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करता है और धीरे धीरे फ्रांस भी इसके कब्जे में आ जाता है, फिर सोवियत यूनियन पर अटैक करता है। कहने का मतलब है जो डार्क रेड कलर में आपको दिख रहा है अंदर अंदर छोटा सा, वो युद्ध से पहले का जर्मनी था और जो पूरा का पूरा रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये युद्ध के बाद का जर्मनी है। कहने का मतलब ये है कि हिटलर ने इतने बड़े क्षेत्र पर आपका कब्जा कर लिया था। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट आखिर क्यों होते थे, कौन इन एक्सपेरिमेंट्स को करते थे और किन व्यक्तियों पर ये प्रयोग किए जाते थे। तो सबसे पहले किन व्यक्तियों पर प्रयोग किए जा रहे थे उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। ये उस समय का जर्मनी के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ था। तो ये जो आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ डॉट्स छोटे दिख रहे होंगे और कुछ डॉट्स आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये जो डॉट्स हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर यातना केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। तो ये यातना केंद्र जो थे, यहाँ पर जो जो आपके बड़े पैमाने पर यहूदियों को, रोमानियों को और अलग अलग तरह के जो नॉन जर्मन्स थे उनको रखा गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है यहूदियों की थी और उसके बाद रोमानियों की थी और जो अपंग विकलांग टाइप के लोग थे उनकी थी। देखिए, आपको पहले से पता होगा, इससे पहले मैंने हिटलर की और मसोलिनी की बायोग्राफी कवर की है। तो हिटलर की बायोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि यहूदियों से बहुत ही नफरत करता था। ये कहता था जर्मन से और बाकायदा इसने अपने भाषणों से पूरे जर्मनी में आग लगा दी थी। यहूदियों के खिलाफ इतना जहर घोल दिया था जर्मन्स में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है तुम इन्हीं की वजह से हारे थे, इन्हीं की वजह से वर्साई की संधि हुई थी और जिसमें जर्मनी का इतना बड़ा अपमान हुआ। तो जर्मन्स में एकदम जो यहूदी थे, उन जूइस थे, इनके प्रति एकदम नफरत इसने घोल दी थी। तो बड़े पैमाने पर जो है ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे, यातना शिविर थे, यातना केंद्र थे, यहाँ पर यहूदियों का नरसंहार किया। देखो, रोमानी, आप एक वर्ड आपको दिखा होगा, रोमानी। तकरीबन पूरे के पूरे यूरोप में उस समय 2 करोड़ के आसपास रोमानी थे और जर्मनी में अकेले 20 लाख के आसपास रोमानी थे। इनको भी इन यातना शिविरों में डाला गया था और ये रोमानी कोई और नहीं, हमारे इंडियंस थे, ठीक है, जो यहाँ से माइग्रेट करके वहाँ गए थे। वहाँ पर भी अंग्रेज थे, हमारे यहाँ पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और ख़ास तौर पर जो राजस्थान और हरियाणा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गए थे, उनको वहाँ पर रोमानी कहा जाता था। तो ऐसे लोगों को इन यातना शिविरों में रखा गया था जो गैर आपके जर्मन है, यानी कि जो जर्मन्स नहीं है उनको रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिटलर जो है वो जो असहाय टाइप के लोग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हिटलर कहता था कि ये लोग जो है धरती पर बोझ है, इनको मार डालना चाहिए, इनको जीने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। एक ये जो जीने का अधिकार नहीं है, ये डायलॉग वो यहूदियों पर मारता था। यहूदियों को कहता था कि ये तो इंसान ही नहीं है, घटिया लोग हैं बिल्कुल और इनको जीने का अधिकार ही नहीं। एक यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं था और दूसरा जो अपंग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको भी हिटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो ऐसे लोगों को हिटलर ने इन बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप पर रखा था, यातना शिविरों में रखा था। इन्हीं लोगों पर जो है 23 डॉक्टरों की हिटलर एक टीम तैयार करता है और आदेश देता है कि तुम इन पर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। और इन्हीं लोगों पर जो है समय आने पर आपके एक्सपेरिमेंट जो है शुरू हो जाते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 1940-41 से ये दौर शुरू हो जाता है और 1945 तक ये दौर चलता है, 1944-45 तक। तो इस समय कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते थे वो सब आपको बताऊंगा और ये एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते थे और क्या इन एक्सपेरिमेंट में होता था, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट। देखिए, इस हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो देखो
क्यों किया जाता था? तो जिस समय आपका सोवियत यूनियन के साथ इनका वॉर चल रहा था, तो उस समय इनके बहुत सारे प्लेन क्रैश होते थे। तो ये लोग ऐसा प्रयास करते थे कि हवा में आखिर व्यक्ति क्या जीवित रह सकता है, तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट होता। इसमें आमतौर पर क्या होता है कि ये कमरा है, तो कमरे में से जैसे अभी हम लोग जिस कमरे पर बैठे, ऐसा कमरा नहीं होगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ऐसा रूम नहीं होगा। इस रूम में देखिए, आपको पता होगा हम लोग जी रहे हैं, तो इसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन जो है भारी गैस होती है, तो जो भारी गैस होती है वो नीचे की ओर आ जाती है, ठीक है। तो जो हमारा वातावरण है, इसमें कुछ ही मीटर ऊपर तक आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, इससे ऊपर पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो नाजी डॉक्टरों का उद्देश्य था कि हम ऐसा प्रयोग करें ताकि जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोग कैसे जीवित रह सके। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से 200 कैदियों को जो है एक रूम पर रखा जाता है, और इस रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये नॉर्मल कमरा नहीं था, ठीक है। जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है उनका जैसा कमरा इसको बनाया जाता है, और यहाँ पर लोगों को डाला जाता है। 200 के आसपास यहूदियों को यहाँ पर डाला जाता है, कैदियों को, और उनका जो है अध्ययन किया जाता है। उसमें से बताया जाता है कि तकरीबन 80 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, कईयों के जो फेफड़े हैं वो फट जाते हैं, और 120 लोग यहाँ से जिंदा बचते हैं, और उनको भी बाद में जो है ये लोग मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट थे। इस व्यक्ति के नेतृत्व में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और बाद में इसे सजाए मौत दे दी जाती है। पूरी कहानी इसकी विस्तार से आगे सुनाऊंगा। तो एक एक्सपेरिमेंट तो ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट है फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य क्या था कि जो नाजी सैनिक है, अगर वो लड़ रहा है तो बर्फ़ में वो लंबे समय तक कैसे टिके, ठीक है। क्योंकि यूरोप में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। खासतौर पर सोवियत यूनियन पर जब अटैक हो रहा था, तो उस समय तो बर्फ़ से ही इन सैनिकों को लड़ना था। और आपको पता होगा कि यूरोप के जो लोग थे सारी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाने के लिए क्यों गए थे? एक तेल के लिए, दूसरा मसालों के लिए। तेल क्यों चाहिए? अपने कमरों को गर्म रखने के लिए। मसाले क्यों चाहिए? क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वनस्पति हो नहीं पाती है सर्दियों में, तो गर्मियों में मांस इत्यादि सब कुछ प्रिजर्व रख सकें, उसके लिए, मसालों के लिए ये लोग पूरी दुनिया में गए थे। तो ये लोग एक फ्रीजिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कैदियों को घंटों तक जो है बर्फ में रखा जाता है, और डॉक्टर देखते हैं कि जो कैदी है उसके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। कईयों की मौत हो जाती है, कई लोग चिल्लाते हैं कि हमको यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। कई लोग बेहोश हो जाते हैं। बाद में धीरे धीरे, देखो ये बहुत सारे कैदियों पर ये एक्सपेरिमेंट होता है। कुछों को जो है बर्फ़ के ठंडे पानी से निकालकर गुनगुने पानी में डाला जाता है, कुछ को उससे गर्म पानी में डाला जाता है, कुछ को उससे गर्म पानी में डाला जाता है, कुछों को खौलते हुए पानी में डाला जाता है। यानी कि अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करके लोगों के शरीर में क्या आपको नज़र आ रहा है उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो नाजी सैनिक है उसको बर्फ़ में कैसे ज़िंदा रखा जा सके, तो इसका अध्ययन करने के लिए एक्सपेरिमेंट आपका किया गया था। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट था आपका सल्फोनामाइड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सल्फोनामाइड एक्सपेरिमेंट आमतौर पर था, यदि किसी नाजी सैनिक को गोली लग जाए तो उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो कैदी है, जो आपके यातना शिविरों के कैदी हैं, इनको गोली मार दी जाती थी। उसके बाद जो है उनका ऑपरेशन किया जाता था। ऑपरेशन करके गोली को निकाला जाता था, और उसे सल्फोनामाइड के माध्यम से, सल्फोनामाइड के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाता था। अब खास बात यह है कि जो ऑपरेशन इत्यादि हो रहे थे वो बिना बेहोश किए हो रहे। तो सोचो, जिन लोगों को गोली मारी जा रही है और बिना उनको बेहोश किए उनके शरीर के अंदर से ऑपरेशन करके गोली निकाली जा रही है, फिर सल्फोनामाइड के माध्यम से उसको ठीक किया जा रहा है। ये सब काम व्यक्ति के होशो हवास में हो रहा है। तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगला देखिए, बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट ऑन ट्विंस, यानी कि जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट था, ये जोसेफ मेंगेले के नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही खतरनाक आदमी, ठीक है। और जो आपका 23 डॉक्टरों की टीम थी उसका हेड भी यही हुआ करता था। इसने तकरीबन 3000 बच्चे इकट्ठा किए, यानी कि 1500 जुड़वा बच्चे इसने इकट्ठा किए थे। तो 1500 जुड़वा बच्चे मतलब टोटल 3000 बच्चे, उन पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था, और इनमें से 200 बच्चे ही जो है जिंदा बच पाए थे। अब देखिए, जो जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य आखिर क्या था, आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखो, जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य था क्योंकि देखिए, हिटलर जो था उसने जर्मनी में एक कानून बनाया था कि हर जर्मन महिला को 4 बच्चे पैदा करने होंगे, ठीक है। अब देखो, 4 बच्चे पैदा करने का उद्देश्य आखिर क्या होगा। देखिए, हिटलर चाहता था कि हमारे जो जर्मनी में है, जो शुद्ध जर्मन है, ठीक है, वो नॉर्डिक आर्या हुआ करते थे, जो शुद्ध जर्मन लोग होते थे, उनकी आंखें जो है हल्की सी नीली होती थी, जो शुद्ध जर्मन, हिटलर का ऐसा मानना था, ठीक है। तो हिटलर चाहता था कि जो शुद्ध जर्मन लोग हैं वो 4-4 बच्चे पैदा करें, ठीक है।
और अन्य जो लोग थे उनको तो ये लोग मार ही रहे थे, जो रोमानीस थे उनको मार रहे थे, यहूदियों को मार रहे थे, जो बुढ़े थे और जो अलग अलग देशों के जो कैदी थे उनको यातना शिविर में मार रहे थे। इनका उद्देश्य क्या था कि जर्मनी की जो आबादी घट रही है इसमें जो नॉर्डिक जर्मन्स हैं इनकी आबादी को बढ़ाया जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है, हर महिला जो है 4-4 बच्चे कम से कम पैदा करे। अब 4 बच्चों को पैदा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हिटलर कहा करता था कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग करो जिसके जरिए प्रत्येक महिला जो है जुड़वा बच्चे पैदा कर सके, ताकि 2 बार में ही 4 बच्चे हो जाएं, कम समय में इन नॉर्डिक जर्मन्स की आबादी बढ़ जाए और जो अन्य लोगों को तो ये लोग मारकर ख़त्म कर ही रहे थे। तो ये हिटलर का उद्देश्य अपने आप में हुआ करता था, नाजी, ठीक है, इसी को नाजीवाद भी कहा जाता है एक तरह से। तो एक्सपेरिमेंट ऑन ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होता है। जो यातना शिविरों में जो छोटे छोटे बच्चे थे इनको लाया जाता है, इन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि ऐसी कौन सी पद्धति का आखिर विकास किया जाए ताकि महिला जुड़वा बच्चों को ही पैदा करे। तो इसके लिए जो है तकरीबन 2800 बच्चे कुर्बान उस समय हो गए थे। तो इतिहास का सबसे खौफनाक ऑपरेशन इसको कहा जाता है। और जोसेफ मेंगेले इसको बकायदा एंजल ऑफ डेथ इसकी उपमा दी जाती है। एंजल ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्यु का देवता। मृत्यु का देवता नहीं, हाँ मृत्यु का देवता, जैसे कि यमराज होता है, तो भारत में एंजल ऑफ डेथ यमराज को कहते हैं, तो वहाँ पर इसको कहा जाता था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। अगला एक्सपेरिमेंट था आपका ह्यूमन ऑर्गन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्गन्स एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था कि यदि जंग में किसी नाजी सैनिक के शरीर का कोई अंग कट जाए, कटकर अलग हो जाए, तो उस सैनिक की रक्षा आखिर कैसे की जाए, उस सैनिक के उस अंग को आखिर कैसे जोड़ा जाए। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो डॉक्टर्स थे वो यातना शिविर में से कैदियों को लाते थे, उनके अंगों को काटकर उनके शरीर से अलग करते थे और बाद में उनको दोबारा जोड़ने का प्रयास करते थे। जैसे कि यातना शिविर में से किसी एक कैदी को निकाल लाए, उसका पैर काट दिया, ठीक है, और फिर उस पैर को दोबारा जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसका हाथ काट दो, फिर उसको दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी आंखें निकाल दो, उस आंखों को दोबारा से उस स्थान पर डालने का प्रयास कर दो। तो इस तरह के इतने अमानवीय एक्सपेरिमेंट सोचो। और ये जो एक्सपेरिमेंट खास तौर पर थे, और जब इनको ऑपरेशन करके जोड़ा चाह रहा था तो इस समय व्यक्ति को बेहोश नहीं किया जाता था, उसके होशो हवास में उसका पैर काट करके अलग करेंगे, हाथ काट करके अलग करेंगे, आंखें निकाल करके अलग करेंगे और बाद में अंदर डालेंगे। ये सब जो है व्यक्ति के होशो हवास में हो रहा था, ठीक है। तो जिस व्यक्ति पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, ठीक है। और ये डॉक्टर जाने किस मिट्टी के बने होंगे जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रहे थे। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट अगला है, वो है फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट। देखिए हिटलर का उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, जो शुद्ध जर्मन ब्रीड है, ठीक है, उसकी आबादी को बढ़ाना, और जो यहूदी हैं और जो रोमन्स हैं, जो अन्य लोग हैं वहाँ पर, उनकी आबादी को घटाना, चाहे वो मारकर घटाया जाए, चाहे वो उन्हें नपुंसक बना करके किया जाए। तो ये हिटलर का उद्देश्य था। तो फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य आमतौर पर क्या था कि जो नसबंदी, ठीक है, यहूदियों की और जो अन्य लोग हैं इनकी नसबंदी की जाए, तो इस उद्देश्य से, ताकि उनकी जनसंख्या जो है घट जाए, अधिकांशों को तो मार डाला जाए, या तो यहूदियों का तो नरसंहार करना ही चाहता था, यानी कि उसका पूरा जीनोसाइड यहूदियों का करना चाहता था कि ये एक भी ना बचे। और जो अन्य लोग हैं कुछ बहुत जो कहीं ना कहीं जर्मन ब्रीड से मिलते जुलते हैं, उनको जो है उनकी नसबंदी कर देना, ताकि वो कल बच्चे पैदा न कर सकें और उनकी आबादी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाए। तो इस उद्देश्य से उन लोगों को रेडिएशन या फिर केमिकल या फिर दवाओं के संपर्क में लगातार रखा जाता था और नपुंसक बनाने की कोशिश की जाती थी। और बाकायदा 4 लाख लोगों पर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और एकदम बहुत ही क्रूर घटना थी। टीबी इन्फेक्शन एक्सपेरिमेंट अगला एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपका टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसे जो यातना शिविर के कैदी के अंदर जो है इजेक्ट करके उसको टीबी से संक्रमित किया जाता है और उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट विथ पॉइजन, यानी कि अगर किसी नाजी सैनिक पर पॉइजन यानी कि जहर से अटैक हो जाता, उसको जहर खिला दिया जाता, तो उसका उपचार कैसे होगा। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नाजी डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे कैदियों को, देखो वो जहर की अलग अलग वैरायटी को इन्वेंट करते हैं, यानी कि नाजी जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत सारे जहर, ठीक है, तैयार किए थे। उस जहर को कैदी को खिला देते थे और उसके बाद डॉक्टर्स पता करते थे उनके ब्लड सैंपल लेकर कि किस कैदी को कौन सा जहर दिया गया है और इसका उपचार किस तरह से होगा। यानी कि एक तरह से टेस्ट जो है डॉक्टरों का हुआ करता था कि इतने सारे तकरीबन 100-200 कैदी हैं यातना शिविर के, इनको हमने 20-30 प्रकार के अलग अलग जहर खिला दिए हैं। अब डॉक्टर पता करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा जहर खिलाया है और उसका उपचार करेंगे। और बहुत सारे लोगों की जो है इस
एक्सपेरिमेंट के दौरान मौत हो जाती है। सोचो किसी को जहर खिला दो, फिर पहले चेक करो कौन सा जहर है और उसके बाद उसका इलाज करने का प्रयास करो। इलाज तो उस समय था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मौत ही हो जानी थी, क्योंकि अगर इलाज होता तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट था मलेरिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो मलेरिया बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर फैला करता था अक्सर, और मलेरिया की दवाई उस समय नहीं खोजी गई थी। बाद में देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर, एडवर्ड जेनर, वो तो खैर चेचक की टीके की खोज करते हैं, तो बाद में इसका पकड़ में आ जाता है। तो मलेरिया एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, जो मादा एनाफिलीज, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है, उसका जो वायरस होता है उसे कैदी के शरीर में इंजेक्ट करके उसे मलेरिया से संक्रमित किया जाता है और बाद में उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता। तो ये आपका मलेरिया एक्सपेरिमेंट था। ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे। मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, मस्टर्ड गैस आपको पहले बता दूं, ये हिटलर का सबसे बेहतर नहीं कहेंगे, मतलब हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो ब्रिटेन ने जो है इन पर हमला किया था इसी मस्टर्ड गैस से। ठीक है, और बाकायदा इस हमले में हिटलर घायल भी हुआ था, और हिटलर को जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसका प्राप्त था, क्योंकि बहुत दिनों तक जो है हिटलर इस गैस के प्रभाव से अंधा हो गया था, उसको दिखाई देना बंद हो गया था। तो हिटलर को डर था कि इस बार अगर हम लड़ेंगे तो इस बार भी हो सकता है कि ब्रिटेन बड़े पैमाने पर मस्टर्ड गैस से हम पर अटैक करे, तो हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए क्या होता था, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था, उन पर मस्टर्ड गैस से हमला कर दिया जाता था। कुछ लोग बचने में सफल हो जाते थे, कुछ लोग असफल होते थे। जिन पर मस्टर्ड गैस का अटैक होता था, बाद में उनको ठीक करने का प्रयास किया जाता था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ करते थे। अगला एक्सपेरिमेंट है सी वाटर एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट की संख्या टोटल 30 है और ये आखिरी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इतने बड़े ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सी वाटर एक्सपेरिमेंट, इसको मैं लास्ट बताना चाहता हूँ। देखिए ये 90 आपके रोमानी कैदियों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। 90 रोमानी जो कैदी थे उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। आप सोच रहे होंगे कि सी वाटर एक्सपेरिमेंट आखिर ये क्या होगा। तो इसमें क्या है कि बहुत लंबे समय तक जो कैदी है उसको कुछ खाना पीना कुछ नहीं देना, बस समुद्र का खारा पानी देना है। ठीक है, लगभग 12 दिनों तक उनको समुद्र का खारा पानी जो है दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि उस समय जो नेवी इनकी थी, तो जो जर्मन्स की नेवी थी, वो कहीं ऐसा ना हो कि जंग के बीच में समुद्र में ही फंस जाए, कहीं पर खो जाए, तो वो सैनिक जिंदा कैसे रहेंगे समुद्र के पानी को पीकर। तो इस चीज़ को खोजने के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत बड़े समय तक, 12 दिनों तक लगभग, यहाँ पर जो 90 रोमानी कैदी थे उनको सिर्फ समुद्र का खारा पानी दिया। और बताया जाता है कि जब वहाँ पर स्टाफ जो है, जब फर्श पर पोछा लगाने के लिए आता था, तो ये जो कैदी हैं जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये फर्श को चाटने लगते थे ताकि इनको थोड़ा सा पानी मिल सके। तो ये इनकी हालत हो गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे आसान था जिन व्यक्तियों पर किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्यास से मरना सबसे कठिन होता है अपने आप में। आपको भूख लगी हो, आपको प्यास लगी हो, इससे मरना सबसे कठिन होता है। तो लोग जो फर्श को पोछा लगाए रहे थे उसको बिल्कुल चाट कर उसमें से पानी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए कितनी दर्दनाक मौत है। बहुत धीमी और दर्दनाक मौत जो है इससे हुई थी लोगों की। तो इस तरह के अमानवीय प्रयोग आपके होते हैं। आखिरकार आपको पता है कि देखिए इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं आपके मन में हिटलर और जो उसकी नाजी पार्टी थी इसके प्रति एकदम बहुत ही गुस्सा भर गया होगा, क्योंकि हिटलर देखिए ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही सनकी, क्रूर, निर्दयी, घमंडी टाइप का था, बस अपनी ही चलने देता था। तो इस तरह का व्यक्ति था, तो आखिर उसका पतन भी होगा। सोवियत यूनियन पर उसने अटैक कर दिया था, वहाँ पर जंग हार गया, स्टालिन के हाथों हार गया। तो 1945 में आपको पता है एक बंकर में इसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ शादी की, अपनी प्रेमिका के साथ इसने शादी की, अगले दिन दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और अब जो है जर्मनी पर यूएसए और आपका रशिया का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो डॉक्टर्स थे, जिन डॉक्टर्स ने ये ट्रायल किए थे, 23 डॉक्टर थे और एक उनका बॉस था, तो उन लोगों को क्या सज़ा दी गई। तो देखो उन लोगों को सज़ा देने के लिए बाकायदा वहाँ की जुडिशरी एक्टिव होती है और डॉक्टर्स ट्रायल नाम से एक केस इनके ऊपर चलाती है। तब जो नाजी डॉक्टर खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि साहब हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, हमने तो जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये नाजी सैनिकों की रक्षा करने के लिए किए थे, हमारा उद्देश्य कोई गलत नहीं था। हमारा उद्देश्य तो सिंपल ये था कि जो नाजी सैनिक लड़ रहा है जर्मनी की ओर से, उसकी रक्षा किस तरह से की जा सके, उसको उस पर जो हमले होंगे उससे उनकी रक्षा किस तरह से की जा सके, ये हमारा उद्देश्य था। लेकिन अदालत उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं करती है। अदालत का साफ साफ कहना था कि तुम जो डॉक्टरों ने जो एक्सपेरिमेंट किया ये कैदी की सहमति के बिना उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर पर उसका ही अधिकार होता है, और अगर आप लोग उस कैदी को बताते कि हम तुम्हारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर वो कैदी सहमत होता कि हाँ तुम मुझ पर ये प्रयोग करो, तब तुम ये प्रयोग कर सकते हो। जो तुमने एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन कैदियों की सहमति के बिना किए थे, उन पर जोर
ज़बरदस्ती किए थे और उनको तड़पा तड़पा करके तुमने मार डाला था। किसी को पानी नहीं दिया, किसी को बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा दिया, किसी को खौलते पानी में डाल दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी का पैर काट दिया फिर बाद में जोड़ दिया, किसी की आंखें निकाल दी जोड़ दी, किसी की आंखों में इंजेक्शन तक दिया। सोचो इतने अमानवीय कृत्य इन डॉक्टरों ने किए थे। तो इनमें से अधिकांश डॉक्टरों को जो है बाकायदा सजाए मौत दे दी जाती है और कुछ डॉक्टरों को जो है 15 से 20 साल की सज़ा दी जाती है। तो ये डॉक्टर्स ट्रायल में होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो जोसेफ मेंगेले, इसको एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था, ठीक है, तो इसको क्या सज़ा हुई? तो देखो साहब, सबसे बुरी खबर इस मामले में ये है कि इस जो 23 डॉक्टरों की जो टीम थी जो काम कर रही थी, इसका सबसे बड़ा जो मुखिया था, जो सबसे क्रूर और निर्दयी था, और सबसे बड़ी बात यह कि हिटलर का बिल्कुल अंधभक्त था, ठीक है, जिसने 2800 बच्चों की हत्या की थी। उसने जो है जो जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होता है, ट्विंस एक्सपेरिमेंट, वो किया था। 2800 बच्चों की मौत होती है, 200 बच्चे उसमें जो है बच जाते हैं, बाद में उनकी भी हालत बहुत ही ख़राब होती है। तो इस व्यक्ति को एहसास हो गया था कि अब हिटलर का अवसान, उसका पतन बहुत जल्दी होने वाला है और अगर जर्मनी में रुक गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पर जो है कुछ भी हो सकता है। तो जब 1945 में जंग का आखिरी समय चल रहा था, जर्मनी पर कब्जा हो ही रहा था, तो उस समय वहाँ से भाग जाता है और भाग करके जाता है आपका साउथ अमेरिका में। वहाँ पर पराग्वे में कुछ समय तक रहता है और उसके बाद नाम बदल करके ब्राज़ील में रहता है और ब्राज़ील में वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। तो सबसे दुखद बात यह है कि जिन डॉक्टर्स की टीम ने इतना जघन्य अपराध किया था, अपने पेशे को ही बदनाम कर दिया था, इतना जघन्य अपराध किया था, उसका मुखिया जो सबसे बड़ा अपराधी इसका था, उसको सज़ा नहीं दी जा सकी। लेकिन अंत में उसकी मौत तो सबकी होनी है, इसकी भी मौत हो गई थी। तो इस तरह से जो है ये आपका नाजी मानव प्रयोग आपका ये सब चलता है। अब देखिए इसमें आखिरी आपका टॉपिक बचता है, वो है ऑपरेशन पेपर क्लिप। आखिर ये क्या था? तो ऑपरेशन पेपर क्लिप ये अमेरिका ने चलाया था। देखिए उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी में बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। ये तो सिर्फ डॉक्टर्स के द्वारा, जो कैदी हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप के, यातना शिविरों के जो कैदी हैं, वहाँ पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ पर जर्मनी में हुए थे, जैसे कि आपका रॉकेट साइंस, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम पर जो है काफ़ी सारे शोध जर्मनी में हुए थे, नए नए हथियारों का आविष्कार जर्मनी में किया गया था और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों का आविष्कार जर्मनी में किया गया था। तो देखो अमेरिका चाहता था कि जर्मनी तो जंग में हार चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है, तो अमेरिका ने क्या किया, लगभग 1600 जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनको अमेरिका लेकर गए और वहाँ पर इनको सरकारी नौकरी दी। यहाँ के जो स्पेस साइंटिस्ट थे उनको अमेरिका ले गए और कल के दिन में जो है उन्होंने अमेरिका के लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। जो वॉरशिप जो अमेरिका ने आज बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक है वो जर्मनी के पास ही था। तो जब अमेरिकन जब वहाँ पर आए थे जर्मनी में, तो वो लोग समझ गए थे कि जो नाजी वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पर खोजें की थी, हम इनके सामने दूर दूर तक नहीं टिकते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इनको अमेरिका ले जाया जाए। और बाद में वो लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर बाकायदा वो लोग बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं। अमेरिका का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं, परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में जो हथियार, देखो आज की डेट में आपको बता दूं, आप कितना भी गेहूं चावल चीनी एक्सपोर्ट कर लो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जिन देशों के पास टेक्नोलॉजी है हथियार बनाने की, वो अकेले एक छोटे छोटे हथियारों को जो है 40 मिलियन डॉलर, मिलियन नहीं 40 बिलियन डॉलर, इतने बड़े बड़े रकमों में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो देश हैं वो ताकतवर बनते हैं या फिर पैसे वाले बनते हैं हथियारों का व्यापार करके। तो इसी वजह से कल के दिन में जो है अमेरिका हथियारों का इतना बड़ा स्वामी बनेगा। और यानी कि जो हथियार आपके जर्मनी ने तैयार किए थे और जो आपके प्रभावशाली वैज्ञानिक थे, उन सबको अमेरिका ले जाता है और अमेरिका का जमकर क्या होता है, विकास होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आमतौर पर अमेरिका ने जो है एक व्यापारी की भूमिका निभाई थी। सब जो है दोनों तरफ को हथियार उसने बड़े पैमाने पर बेचे थे। हालांकि आखिरकार वो जंग में एंट्री करता है, जापान पर एटम बम गिराता है और जापान सरेंडर कर देता है, जर्मनी सरेंडर करता है, यूनाइटेड नेशंस की आपकी स्थापना होती है। जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक आपका यूएसएसआर के नियंत्रण में होता है, एक यूएसए के नियंत्रण में। 1991 में दीवार जो है इसकी तोड़ दी जाती है और फिर इस तरह से पूरी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक रहा होगा। अब कल के सेशन में शायद क्या करें, स्टालिन की बायोग्राफी भी कवर कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था जब जर्मनी आपका चल रहा था तब 1929 में एक बहुत ही बड़ी मंदी आती है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका बहुत इससे पहले काफ़ी अच्छा वहाँ की पोजीशन थी और 1929 की मंदी ने आखिर किस तरह से अमेरिका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, इस पर एक वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल सभी अभ्यर्थी जो है कमेंट करके बताएं, रिकमेंड करें कि किस चीज़ पर वीडियो लाना है, तो उस पर मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।